Okay, so you all have joined back. कितने बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है? All right. So आप लोगों को लैब कैसी लग रही है? समझ में आ रहा है? Are you all enjoying? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो, I'll try. We are following a very good book. Ivan Barrows is a very good book of SQL. और इसकी जो queries है वो बहुत standard queries है. And if you go deeper into that, we'll be doing a very good queries. काफी अच्छी complex. We are proceeding from simple to complex. ठीक है? So we are learning every command with the help of queries. और उसके बाद हम views भी पढ़ेंगे. We'll be learning कि हम कैसे how to create a view of a database and how we index कैसे create करते हैं. तो इसके जब 7-8 assignment कर लेंगे, काफी मोटी lab file बनेगी आपकी. ठीक है, इसलिए लास्ट में बहुत कॉम्प्लेक्स, पिछली बार जो आपके सीनियर्स हैं उनके लिए बहुत दिक्कत आ गई थी बिकॉज दे हैव नॉट वर्क फ्रॉम द स्टार्टिंग. लास्ट में उन्होंने मुझे वो वाली फाइल सबमिट करनी शुरू कर दी दैट जो उनके सीनियर्स ने किया था काम, एंड दे एक्चुअली हैव नॉट डन एनीथिंग. दे जस्ट हैव क्रिएटेड द टेबल, इंसर्टेड द कमांड, यूज इंसर्ट कमांड, और फिर उसमें 2-4 कमांड एग्जीक्यूट करके फाइल बनाई हुई थी. आई डोंट वांट दैट. तो इसलिए स्टार्टिंग से ही प्लीज आप लोग, मैंने मैनुअल पहले ही शेयर कर दिया है, आप एक एक क्वेश्चन का क्वेश्चन लिखो वर्ड फाइल में, उसका सोल्यूशन जैसे आप क्वेरी लिखते हो तो उसका स्क्रीनशॉट लगाओ, और फिर जो आउटपुट आएगा उसका स्क्रीनशॉट लगाओ. दिस इज द वे यू हैव टू वर्क. एंड फॉर सैम्पल आप एक दो बच्चे कोई भी मुझे अपना सैम्पल वर्ड डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं. दिस इज द वे यू आर डूइंग. ठीक है. और एक और चीज, चलो, नाउ we were studying ER model, and ER model के अंदर हमने कल जो पढ़ा था, we have studied about weak entity types and strong entity type. What is a weak entity? मोक्ष, क्या होती है weak entity? मैम जो मैम दूसरे एट्रीब्यूट पे डिपेंड करती है. दूसरे एट्रीब्यूट्स पे मैम डिपेंड करती है. एट्रीब्यूट्स पे या एंटिटी पे? मैम एंटिटी पे मैम. हाँ. So weak entity is a entity that do not has its own specifying attributes and which purely dependent on some other entity. So such entity is being called as a weak entity. And how do you represent a weak entity? Because ER diagram में आप weak entity को कैसे represent करते हो? Yes, class. How do we represent a weak entity in ER diagram? Entity को कैसे represent करते हैं? Rectangle. और weak entity को? Double rectangle. Double rectangles. Double rectangle से. ठीक है. And the relationship between a weak entity and your strong entity, उसकी relationship को क्या बुलाते हैं? हाँ जी, what we call it? We call it as a identifying relationship, and we always enclose the identified relationship in a diamond, double diamond. ठीक है. So जो last class में पढ़ाती हूँ वो थोड़ा सा पढ़ के आया करो next class में. ठीक है. So if you remember, I gave you a question जिसमें मैंने कहा था एक फोटो खींच लो. किसी ने मुझे उसका solution नहीं भेजा ना? Have you all tried to do that? Question क्या था? Question was कि एक customer है that owns a car, then the car has associated with 0 or more number of accident. तो इसका आपको बनाना था ER model, ER diagram बनाना था. याद है कि नहीं याद है? मैंने दिया था ना ये क्वेश्चन आपको, पेपर दिखाया था एक, उसमें पहला क्वेश्चन था ये. इतना सन्नाटा क्यों है क्लास में? Remember what I did? देखो ये जो सारे क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस आपकी जो बुक कोर्स है उसके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं.
तो जितने भी क्वेश्चंस इसके डीबीएमएस के पेपर में आते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर बैक एक्सरसाइज. सो अभी हम वी आर डूइंग द चैप्टर नंबर 7 ऑफ कोड. तो ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व द बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस. ठीक है. तो जैसे ही चैप्टर पूरा करोगे उसके पीछे की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, जैसे 3-4 ईआर डायग्राम बनाने के लिए दिए हुए हैं उन्होंने, उसमें से एक यही वाला डायग्राम था. दिस शीट इज शेयर टू यू ऑल. सबको दिख रही है ये शीट? Yes, ma'am. इसमें देखो, मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था कि अ कार इंश्योरेंस कंपनी whose customer owns one or more cars each. तो आपको पता है कि एक तो कस्टमर नाम की एंटिटी बनेगी, एक कार नाम की एंटिटी बनेगी, और कार और कस्टमर में क्या रिलेशनशिप है? ओनरशिप का रिलेशनशिप है. तो ओन्स नाम की एक रिलेशनशिप बन गई. तो एक आपने पर्सन बनाया, या यू कैन नेम इट कस्टमर ऑल्सो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है. ठीक है. तो आपने कस्टमर नाम का एक एंटिटी बनाई, एक आपने कार नाम की एंटिटी बनाई, और कार की अपनी प्रॉपर्टीज होंगी. कार का अपना एक लाइसेंस नंबर होता है, कार का मॉडल होता है, कौन से ईयर होता है. लाइसेंस नंबर को आपने प्राइमरी की बनाया. यहाँ पे पर्सन है, कस्टमर है, जो भी कार को ड्राइव कर रहा है, तो उसका अपना ड्राइविंग आईडी होगा, कस्टमर का एड्रेस, उसका नाम. तो ड्राइविंग आईडी सबका यूनिक होता है, तो उसको आपने प्राइमरी की बनाया. ठीक है. अब आपको पता है कि ईच कार हैज एसोसिएटेड विद इट 0 to many number of recorded accidents. ठीक है. एक्सीडेंट्स जो है वो रिकॉर्डेड है, और ईच कार हैज एसोसिएटेड विद इट 0 to any number of. तो यहाँ पर कार और एक्सीडेंट में क्या एक आप बना सकते हो कि पार्टिसिपेटेड, या आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो रिलेशनशिप का, कि कार एसोसिएट विद एक्सीडेंट या कार अंडरगो विद एक्सीडेंट. और क्योंकि कार का एक्सीडेंट हो रहा है तो कस्टमर तो कार चला रहा है, मतलब कि पर्सन इज ड्राइविंग अ कार, तो पर्सन भी एसोसिएट होगा उस रिलेशनशिप के साथ. तो ये एक टर्नरी रिलेशनशिप बनेगी. वन रिलेशनशिप आपने बनाई पार्टिसिपेट, जिसमें देयर आर 3 एंटिटीज पार्टिसिपेटिंग इन दैट. ठीक है. हर एक एक्सीडेंट जो है उसका रिकॉर्डेड एक्सीडेंट का मतलब क्या है कि हर एक एक्सीडेंट का रिपोर्ट कराई गई है. तो उसमें आपने रिपोर्ट नंबर एक्सीडेंट का एक एंटिटी बनाया है, एक्सीडेंट की लोकेशन क्या है, किस डेट को हुआ है. दीज आर ऑल अपॉन योर थिंकिंग, कि आप अपनी कितनी इमेजिनेशन से उसके एट्रीब्यूट्स बना सकते हो. ठीक है. और जब एक ये दिस इज द एट्रीब्यूट ऑफ योर रिलेशनशिप कॉल्ड पार्टिसिपेट, कि यहाँ पर जो ड्राइवर दैट अंडरगो विद एन एक्सीडेंट, उसमें कितना डैमेज अमाउंट आया, तो ये पार्टिसिपेट का रिलेशनशिप है, उस पार्टिसिपेट की प्रॉपर्टी है. तो ये जो रिलेशनशिप है उसकी अपनी भी प्रॉपर्टीज हो सकती है, जो उस रिलेशनशिप को फर्दर क्लासिफाई कर, फर्दर एक्सप्लेन कर रही है. ठीक है. तो यहाँ पर ना यू कैन शो टोटल पार्टिसिपेशन और पार्शियल पार्टिसिपेशन ऑल्सो, बट सिंपल अगर आपको ईआर डायग्राम बोला है विदाउट शोइंग, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि यू हैव टू शो ऑल द मैपिंग कार्डिनलिटीज ऑल्सो, तो आप दिखाओ, नहीं तो सिंपल आप ईआर डायग्राम बना दो. ठीक है. ईआर डायग्राम की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा यू कुड एबल टू मेक. तो ये तो बहुत सिंपल ईआर डायग्राम है, जिसमें आपने एंटिटीज आपको देखते ही पता चल गई कि एक कस्टमर होगा, या पर्सन होगा, या कार होगी, और एक एक्सीडेंट होगा. तो हाउ द डिफरेंट एंटिटीज आर एसोसिएटेड, तो वो आपने शो कर दिया. आपका जो लेट मी शो यू योर बुक. मैं आपको बाकी सारे सोल्यूशन नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि अगर आप सोल्यूशन देख लोगे यू नॉट एबल टू यूज योर माइंड. ठीक है. तो ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 7.1, सबको स्क्रीन में दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये 7.1 मैंने आपको बताया है. इसमें ना जो पेपर में आया हुआ था वो बस इतना ही आया है. इसका पूरा पार्ट भी आप सॉल्व कर सकते हो. यू हैव टू डू द फुल पार्ट फॉर मी. और ये वाला क्वेश्चन भी काफी बार मैंने पेपर में देखा हुआ है. दिस क्वेश्चन क्वेश्चन एक बुक वाला क्वेश्चन है, जिसमें यू हैव टू टेल कंस्ट्रक्ट अल्टरनेटिव ईआर डायग्राम. चलो मिलेगा तो मैं तुम्हें बताऊंगी, तब मैं बोलूंगी. 7.2 इज योर क्वेश्चन होमवर्क फॉर टुडेज क्लास.
Question number 7.2. What you have to do is you have to consider a database used to record the marks that student get in different exam of different course offering. तो स्टूडेंट के मार्क्स का एक डेटाबेस है, ठीक है, उसमें आपके पास स्टूडेंट है और कोर्सेज है. कंस्ट्रक्ट अ ER diagram that model exams as entities and uses a ternary relationship for the database. तो आपके पास एक ER डायग्राम बनाना है जिसमें आपके पास स्टूडेंट नाम की एक एंटिटी होगी, कोर्स नाम की एक एंटिटी होगी और एक एग्जाम नाम की एंटिटी होगी, ठीक है, और उसके बीच में एक टर्नरी रिलेशनशिप दिखाना है. उसके बाद you have to make another ER diagram that uses a only binary relationship between student and section. Make sure that only one relationship exists between a particular student section pair, yet you can represent the marks that a student gets in different exams. You just use this information and try to use your mind कि how you can play with the entities and how you can associate the entities with the relationship. देखो student और section में क्या relationship होगा? A student enrolled in a section और student और marks में क्या होगा कि student एग्जाम नाम की एक एंटिटी तो आपने बनाई है, तो स्टूडेंट और एग्जाम में क्या करता है, स्टूडेंट गेट मार्क्स. तो आप ऐसे करके कुछ रिलेशनशिप बना सकते हो और इसको मुझको ये आई वांट दिस सोल्यूशन बाय टुडे. ये जिसके पास बुक नहीं है, आई हैव शेयर्ड द बुक इन द क्लासरूम डेज बिफोर. यू कैन जस्ट एक्सेस द क्लासरूम एंड बुक डाउनलोड कर लो, नहीं तो यू कैन टेक अ पिक्चर आउट ऑफ हेयर. ठीक है, समझ में आ रहा है क्या काम है आज का सबको? Everyone in the class, is it clear to you all क्या काम करना है? Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 7.2 का सोल्यूशन चाहिए मुझे. आप ये भी कर सकते हो, आप इसके सोल्यूशन को ना क्लासरूम पे पोस्ट कर देना. मैं इसका एक वो बना देती हूँ लिंक, तो क्लासरूम पे पोस्ट करोगे ना तो मुझे इजीली पता चल जाएगा किस बच्चे ने भेजा है किसने नहीं भेजा है. ठीक है, व्हाट्सएप नहीं तो पूरा फ्लड हो जाता है. क्लासरूम पे भेज देना इसका सोल्यूशन. एंड प्लीज ट्राई टू डू दिस ऑन योर ओन. ये नहीं कि एक बच्चे ने किया और सबका सेम कॉपी पेस्ट हो रहा है. ठीक है, उसके बाद आई विल टेल यू द सॉल्यूशन. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. नाउ the new topic that we have to start in today's class is extended feature of ER model. There are 3 extended feature of ER model. You also have heard these terms before. One is generalization, one is specialization, and one is aggregation. Now what is generalization, specialization and aggregation? Generalized करना क्या मतलब है इस लाइन का? Make it more generalized. If I use this sentence, what is the meaning of that? हाँ जी, roll number 29, बाबू साहेब. How are you? You never respond in class. Yes. आपको पता है आपके सारे लेक्चर्स जो हैं they are uploaded on YouTube. ठीक है, so if you want to access any of the lecture, I just give you a link or you can subscribe my channel. वैसे मैंने कुछ ऐसा कुछ किया नहीं है, I'm just posting. जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे ही पोस्ट कर रही हूँ. I'm not doing anything. कोई thumbnail and कुछ बना नहीं रही हूँ. But if you want to, if you like how I teach, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो. वैसे लिंक तो सबको अवेलेबल है ही. It is available with the name महिमा मैगन. बोलो. Ma'am, share the link on class. आप YouTube पे जाओगे, YouTube पे महिमा मैगन लिखना, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा. And you can just see all the lectures. सितंबर मंथ के सारे lectures अपलोड कर दिए मैंने, आपको वहां से सारे मिल जाएंगे. And you can subscribe also. ठीक है, और बाकी तो अक्टूबर मंथ के मैं करूंगी. अक्टूबर तो भी स्टार्ट ही हुआ है ना, 3-4 लेक्चर ही हुए हैं, तो आई विल डू दैट. ओके, तो जनरलाइजेशन का मतलब क्या है? अगर हम इसको डीबीएमएस की टर्म में पढ़ते हैं तो व्हाट इज द मीनिंग? वाला भी डाले हुए हैं क्या? हाँ जी,
लैब का भी वीडियो डाले हुए हैं यूट्यूब पे क्या? सबका डाला है, सबका। तो आपको टॉपिक नेम के नाम से मिल जाएगा, टॉपिक का नाम डला हुआ है कि जो मैंने उस क्लास में पढ़ाया है। आई हैव एंटर्ड द नेम ऑफ द टॉपिक। आपको जिस भी टॉपिक का सर्च करना है आप टॉपिक देख सकते हो, आपको मिल जाएगा मेरा। थैंक यू। ठीक है, क्लियर है महेश? ओके मैम। Okay. Okay, so generalization, specialization, and aggregation in ER model. These are the three terms and very important terms with respect to your interview also. Interview perspective में या competitive exam में भी काफी कुछ उसके बारे में पूछते हैं और काफी confusing है, मतलब कि confused student हो जाते हैं between these terms generalize और specialize. But मैं आपको एक simple तरीका बता देती हूँ कि generalize का मतलब क्या होता है. If you have more than one entities, like एक आपके पास एक entity है sparrow, एक एंटिटी है पिजन, एक एंटिटी है कोई और बर्ड ले लो, ठीक है, नाइट एंगल. सो ऑल दीज एंटिटीज हैव देयर ओन प्रॉपर्टीज समहाउ, ठीक है. बट व्हेन यू जनरलाइज दीज थ्री डिफरेंट एंटिटीज की ये स्पैरो है, ये नाइट एंगल है, ये पिजन है, इनको आपने जनरलाइज कर दिया इनटू वन एंटिटी जिसको आप बुला रहे हो बर्ड्स, तो उस प्रोसेस को हम बुलाते हैं जनरलाइजेशन. तो जनरलाइजेशन बेसिकली इट इज अ बॉटम अप अप्रोच. कौन सी अप्रोच है? जैसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि नेम द अप्रोच विच वी कॉल्ड एज अ बॉटम अप अप्रोच इन ईआर मॉडल. सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड जनरलाइजेशन. जनरलाइजेशन में हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं. हम बर्ड, जो हमारी पिजन है, जो हमारा स्पैरो है, या जो हमारी नाइटिंगेल है, these थ्री को, इनको समराइज करके आई एम मेकिंग अ वन कॉमन एंटिटी जिसको मैं बुला रही हूँ birds. So how I am following? I am moving from top, from bottom to up. So generalized karna, that is making a common entity which is having such properties which is true for all the following entities. ठीक है, तो ये तो बहुत ही बेसिक टर्म्स में मैंने आपको जनरलाइजेशन पढ़ा दिया. अब इसका अगर आप एक डायग्राम देखो, जस्ट लुक एट द डायग्राम डाउन. यस, इस डायग्राम को देखो. मैं इसको लेट मी जस्ट इरेज. यहाँ पे देखो, वी हैव फैकल्टी, एक एंटिटी है, एक स्टूडेंट एंटिटी है. फैकल्टी और स्टूडेंट दोनों क्या है एक्चुअली में? दे बोथ आर अ पर्सन. सो इन दोनों को हमने समराइज कर, फैकल्टी के अपने एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट के अपने एट्रीब्यूट्स हैं. जैसे स्टूडेंट की फीस एक एट्रीब्यूट यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो जो कि एप्लीकेबल है सिर्फ स्टूडेंट एंटिटी के लिए, फैकल्टी के लिए वैलिड नहीं है वो. तो बट इन दोनों के कुछ ऐसे कॉमन एट्रीब्यूट्स है जो किसके लिए ट्रू है? पर्सन नाम की एंटिटी के लिए. So you are basically joining these two entities together in order to make a common entity, or you are representing the lower level entities together to a higher level entity जिसको आप बुला रहे हो पर्सन. जो पर्सन का एड्रेस, जिसमें स्टूडेंट एड्रेस भी आ सकता है और फैकल्टी का एड्रेस भी आ सकता है, या उसका नाम, पर्सन का नाम, जिसमें आपका स्टूडेंट का नाम भी आ सकता है या फैकल्टी का नाम भी आ सकता है. सो सच एंटिटी विच इज वैलिड, विच इज एप्लीकेबल फॉर बोथ द लोअर लेवल एंटिटीज, उसमें आपने इसको ज्वाइन कर दिया. तो इट इज ऑलवेज अ बॉटम अप अप्रोच. तो जनरलाइजेशन क्या होती है? अगर हम एक फॉर्मल डेफिनेशन रीड करें तो जनरलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग कॉमन प्रॉपर्टीज फ्रॉम अ सेट ऑफ एंटिटीज and create a generalized entity from that. Is it clear? What we have done, we have extracted common properties. क्या क्या थी फैकल्टी में और स्टूडेंट में? फैकल्टी का एड्रेस और स्टूडेंट का एड्रेस, या फैकल्टी का नाम, स्टूडेंट का नाम, दीज आर द कॉमन टू एट्रीब्यूट्स जिसको हमने एक एंटिटी की हेल्प से एक्सप्लेन कर दिया. So what we have done, it is a bottom up approach in which two or more entities can be generalized to a higher level entity if they have some attributes in common. ठीक है. So अब जैसे स्टूडेंट फीस था, वो एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो एक स्पेशलाइज्ड स्टूडेंट एंटिटी के लिए ही एप्लीकेबल है. इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फैकल्टी. तो उसको आपने स्टूडेंट वाले में दिखाया, बट उसका नाम या एड्रेस, ये दोनों एट्रीब्यूट्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है, तो उसको आपने एक हायर लेवल एंटिटी में दिखा दिया. तो व्हाट इज जनरलाइजेशन?
क्या होता है जनरलाइजेशन, क्लियर है सबको? मैम इससे बेनिफिट क्या हुआ? देखो बेनिफिट क्या हुआ, इससे बेनिफिट ये होता है कि जब आप ईआर मॉडल कंस्ट्रक्ट करते हो ना, तो उसमें इनका यूज होता है कि अगर आपका बोला है कि यू हैव टू यूज सम एक्सटेंडेड फीचर्स, देन कुछ इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेपरेट एंटिटीज, जैसे आप कोई एक जू में बर्ड्स का एक बर्ड सेंचुरी पे कुछ बना रहे हो ईआर मॉडल, तो उसमें अलग अलग एंटिटीज आपने दिखाने की बजाय एक कॉमन एंटिटी दिखा दी, जिसमें आप कॉमन एट्रीब्यूट्स की हेल्प से सारे उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। बेसिकली जैसे आप कोई डेटाबेस जब डिजाइन करते हो, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग सेपरेट रिलेशन फॉर पिजन, फॉर बर्ड्स, फॉर स्पैरो या फॉर स्टूडेंट, अगर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, तो फैकल्टी स्टूडेंट के लिए अलग अलग बनाने के लिए आपने एक पर्सन नाम का ही बना दिया, जो एक जनरलाइज्ड एंटिटी है जिसमें दोनों तरीके से आ सकते हैं। बेनिफिट तो देखो रियल टाइम पे जब आप काम करते हो तब आपको ज्यादा क्लियर होता है। बेनिफिट इसमें हमने एक तो टाइम को बचाया है, और ऊपर से वी हैव सेव द स्पेस आल्सो। We have not used a separate memory for storing the relation of student, for storing the relation of faculty. अगर कुछ इतने ऐसे attributes की जरूरत हमें नहीं है जो faculty और student के लिए अलग अलग है, और we are okay with the common attributes जो दोनों के लिए applicable है, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं एक कॉमन एंटिटी पर्सन, जिसमें हमने दोनों को समराइज करके दिखा दिया है कि एक फैकल्टी और स्टूडेंट को दोनों पर्सन नाम के में स्टोर करा सकते हैं। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये जनरलाइजेशन है। और इसका ना मैं आई जस्ट फाइंड आउट इन द बाय द नेक्स्ट क्लास, मैं इसके कुछ क्वेश्चंस निकाल के रखूंगी जिसमें कैसे क्वेश्चंस इसमें से पूछे हुए हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा इसका प्रैक्टिकल यूज समझ में आएगा। और स्पेशलाइजेशन क्या होता है बेसिकली, अब इसका उल्टा करो, अगर आपके पास कुछ एंटिटी है एंड यू वांट अ स्पेशलाइज्ड एंटिटीज फ्रॉम दैट, ठीक है, यू हैव वन एंटिटी कॉल्ड पर्सन। अब उस पर्सन में, जैसे अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर पर्सन नाम की एंटिटी है, तो वो पर्सन क्या हो सकता है? इट कुड बी अ मैनेजर, he could be a technician, he could be the lower staff, he could be your मेल स्टाफ और फीमेल स्टाफ। तो उसकी डिफरेंट सेग्रीगेशन करना, उसको फर्दर क्लासिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओन प्रॉपर्टीज, उसको आप क्या बुलाते हो? स्पेशलाइजेशन। यू आर यूजिंग दिस वर्ड इन योर डे टू डे लाइफ। स्पेशलाइज करना, स्पेशलाइज मतलब कि एक आपके पास एक एंटिटी है, उसको फर्दर एंटिटीज में डिवाइड करना, दैट इज इट इज अ टॉप डाउन अप्रोच, जिसमें आप further entities find out कर रहे हो with, and you are explaining those entities, you are representing those entities with the help of their own set of properties. Common properties ना होके अब इनके पास अपनी properties है। ठीक है, ये आप ना यहाँ पर देखो, और जब भी आप इसको जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन की रिलेशनशिप को आपने कैसे शो किया है, कैन यू सी द सिंबल हियर? दिस इज अ ट्रायंगल इंस्टेड ऑफ अ डायमंड, और ये कौन सा नाम लिखा है? इज अ पर्सन, इज अ फैकल्टी, पर्सन इज अ स्टूडेंट। तो इज अ रिलेशनशिप की हेल्प से हम जनरलाइजेशन या स्पेशलाइजेशन करते हैं। ठीक है, और उसका जो शेप यूज करते हैं ना, दैट पर्टिकुलर शेप इज अ ट्रायंगल शेप। ठीक है, इंस्टेड ऑफ डायमंड आपको ट्रायंगल शेप यूज करनी है जब आप स्पेशलाइजेशन या जनरलाइजेशन दिखा रहे हो। समटाइम्स दे विल आस्क यू इन योर ER डायग्राम दैट आल्सो यूज एक्सटेंडेड ER फीचर्स आल्सो, तो उसमें आपको जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन दिखाना पड़ेगा। नाउ जस्ट सी स्पेशलाइजेशन क्या होती है। As I told you, in specialization what we are doing, an entity is divided into sub entities on the basis of its own properties, on the basis of its own characteristics. It is a top-down approach. So you should be clear with the term, which is a top-down approach, specialization, which is a bottom-up approach, it is generalization. ठीक है, जहां पर स्पेशलाइजेशन में आप क्या करते हो? हायर लेवल एंटिटी को स्पेशलाइज करते हो, ब्रेक डाउन करते हो इनटू 2 और मोर लोअर लेवल एंटिटीज। और जनरलाइजेशन में आप क्या करते हैं? यू ऑलवेज sum up, or you always combine the lower level entities to higher level. Specialization में उसका उल्टा होता है, you always
specialized, or you always break down the higher level entity into lower level entities based upon its own characteristics. ठीक है, जैसे इस डायग्राम में देखो, in this diagram you are dividing employee. Employee could be, और अगर आप कोई IT organization है तो employee could be a tester, it could be a developer, it could be a programmer, or it could be your debugger. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल की शेप देखो, जस्ट लुक एट द शेप हियर. ये कौन सा ट्राइंगल है? इट इज अ, जो इसका शेप है वो डाउन आ गया, इट इज टॉप डाउन. और ये देखो यहाँ पर इसकी शेप देखो, जस्ट सी द शेप हियर, जस्ट सी द शेप हियर. फैकल्टी और स्टूडेंट को आपने सम अप किया है पर्सन में, और यहाँ पर एम्प्लॉय को आपने ब्रेक डाउन किया है इसमें, टेस्टर और डेवलपर में. तो जस्ट लुक एट द शेप ऑफ दिस रिलेशनशिप डायग्राम. ट्राइंगल की शेप देखो, और नाम इज ए ही है. एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय का नेम, दोनों के लिए कॉमन है, बट टेस्टर के अपनी कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, डेवलपर की कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे. आई थिंक आई एम एबल टू क्लियर दिस आउट टू यू ऑल. ये सबको समझ में आ रहा है? जनरलाइजेशन का डायग्राम, स्पेशलाइजेशन, इस पे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं. जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन पे शॉर्ट नोट लिखो. ठीक है, तो उसमें आपको हमेशा एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स. ठीक है क्लास? Yes, ma'am. Okay, so the next feature is aggregation. What is aggregation? All right. So basically aggregation क्या है? Okay, so what is aggregation? See, अभी तक हमने देखा कि we always associate entities with a relationship, है ना? अगर स्टूडेंट और एम्प्लॉय, ये स्टूडेंट और टीचर में क्या रिलेशनशिप है कि स्टूडेंट टीचेस और फैकल्टी टीचेस अ स्टूडेंट. नाउ इफ वी वांट अ रिलेशनशिप टू गेट एसोसिएटेड विद अनदर रिलेशनशिप, अगर हमें कुछ, हमारे पास एक ऐसी सिनेरियो है जिसमें कोई, जैसे एक पर्सन है that works on a project, पर्सन वर्क करता है प्रोजेक्ट पे, तो पर्सन और प्रोजेक्ट में रिलेशनशिप कैसा है? वर्क्स फॉर. और वो वर्क्स फॉर कब करेगा? वर्क्स फॉर कहाँ करेगा? किसी मशीन पे. तो अगर हमें किसी रिलेशनशिप का रिलेशनशिप दिखाना हो तो दैट इज पॉसिबल विद हेल्प ऑफ एग्रीगेशन. एग्रीगेशन का मतलब समझ में आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेशन? In DBMS, when we are working with ER model, we cannot express a relationship set with another relationship set. But if we use a concept of aggregation, we can do that. Just look at the example first, then you'll able to understand better. Okay, so here a student write a program. ठीक है, अब वो write कहाँ कर रहा है प्रोग्राम को? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. So when we are associating a relationship with another entity with help of a more relationship, उस प्रोसेस को बुलाते हैं हम एग्रीगेशन. So एग्रीगेशन में बेसिकली एक तरीके की एब्स्ट्रैक्शन है कि इस एंटिटी को और इस एंटिटी को ना हमने बता दिया कि ये दोनों
एसोसिएट कैसे है, राइट से। अब वो राइट एंटिटी जो है वो वैलिड कब होगी, जब हमारे पास कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, है ना। राइट मतलब क्या, कि वो एक्चुअली स्टूडेंट एक प्रोग्राम को लिख रहा है, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक एंटिटी है, और राइट करने के लिए उसको क्या चाहिए, इट रिक्वायर्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। या इफ आई टेल कि यहाँ पे एक डेवलपर है और एक प्रोजेक्ट है, तो डेवलपर वर्क्स फॉर अ प्रोजेक्ट, और वो वर्क्स कहाँ करेगा, जब उसके पास इट रिक्वायर्स अ मशीन, ठीक है। तो अगर हमें ये काइंड ऑफ एन एब्स्ट्रैक्शन दैट वी आर हाइडिंग इन एग्रीगेशन, एग्रीगेशन को और क्लियर, इस प्रोसेस को और क्लियर बताने के लिए वी आर यूजिंग एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में व्हाट वी आर डूइंग, we are actually explaining a relationship with the help of another relationship. So if you read out this definition, the aggregation is an abstraction in which a relationship between two entities is treated as a higher level entity. अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आपने अपने डायग्राम में तो उसको एज अ रिलेशनशिप ही बताया है। यहाँ पर देखो स्टूडेंट और प्रोग्राम में देयर इज वन रिलेशनशिप, राइट, बट वी आर ट्रीटिंग एज अ हायर लेवल एंटिटी, higher level entity which is further associated with another entity with the help of one more relationship which is required. तो ये एक तरीके से एंटिटी की तरह रिप्रेजेंट हो रही है, बट यू आर शोइंग इट एज अ रिलेशनशिप। तो एग्रीगेशन के हेल्प से आप इसको एंटिटी समझ रहे हो और इसको दूसरी एंटिटी से ज्वाइन कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ वन मोर रिलेशनशिप, बट एक्चुअली यू आर रिप्रेजेंटिंग इट एज अ रिलेशनशिप। क्लियर हो रहा है कुछ कि नहीं हो रहा है, कंफ्यूज हो रहे हो? थोड़ा क्लियर हो थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है? देखो Yes, ma'am. एप्लीकेशन क्या है, अगर आप किसी रिलेशनशिप, अभी तक आपने क्या सीखा, अभी तक आपने सीखा कि यू आर एक्चुअली एसोसिएटिंग टू एंटिटीज विद अ रिलेशनशिप, दैट यू हैव सीन ना, कि दो एंटिटीज को आपस में रिलेशनशिप की हेल्प से एसोसिएट करते हो। बट अगर हमारे पास एक ऐसा सिनेरियो है कि वो रिलेशनशिप itself wants to get associate to another relationship with an entity, अगर एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें जैसे राइट, अब राइट नाम का रिलेशनशिप कब तभी तो वैलिड होगा जब उसके पास कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। तो प्रोग्रामिंग हमने फिर यहाँ पर क्या ट्रीट किया, वी आर ट्रीटिंग राइट एज एंटिटी, हायर लेवल एंटिटी, and we are associating this with another entity programming language with the help of one more relationship requires. So in your ER diagram, you are actually associating a relationship set, right, with a entity programming language with the help of one more relationship set that is required. So this process is called aggregation. So aggregation is nothing but it is an abstraction in which relationship between two entities is treated as a higher level entity. It allows you to indicate that a relationship set participates in another relationship set. तो इस डायग्राम की हेल्प से आपको ये दिखाया हुआ है। डोंट वरी, मैं इस टॉपिक को फिर से एक्सटेंड कर दूंगी। आई विल टेल यू सम मोर एग्जांपल, सम प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ एग्रीगेशन इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है, कि एग्रीगेशन हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो, ठीक है। बाकी जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन क्लियर है? Yes, ma'am. चलो आई थिंक इस क्लास को यहीं एंड करते हैं, वी हैव स्टडीड मच। और ER मॉडल जो है यहाँ तक हमारा हो चुका है, मैंने आपको एक इसकी एक्सरसाइज दे दी है 7.2, और बाकी कुछ क्वेश्चन पेपर्स में से भी मैं ER मॉडल से क्वेश्चंस निकाल लेती हूँ। काफी कुछ क्वेश्चंस ER मॉडल से आते हैं। हाँ, एक टॉपिक रहता है कि व्हाट आर द डिजाइन इश्यूज, मैंने शायद कल बोला था आप लोगों को फाइंड आउट करने के लिए, किसी ने किया? डिजाइन इश्यूज क्या क्या होते हैं जब आप ER मॉडल कंस्ट्रक्ट करते हैं? नहीं किया ना? तो प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर बाय टुडे। दो चीजें हैं, कल की क्लास में वी आर एक्सटेंडिंग दिस टॉपिक, एग्रीगेशन पढ़ लेंगे एक बार दोबारा से, वी विल बी सीइंग ऑल द डिजाइन इश्यूज एंड वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन 7.2 जो आप लोग आज मुझे करके भेजोगे, ठीक है। उसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, और मुझे असाइनमेंट भेजना है आप लोगों को। चलो, I'll try my best to send the assignment by today. And we are having the MCQ first. कब रखे MCQ first? कल ले लूं? ले लो मैम। Always ready. क्या बात है, चलो ठीक है।
ओके, सो कल ले लेते हैं। बाकी और किसी की कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी। ईआर मॉडल से कोई डाउट है? एक जब हमारे पास अभी 2-3 मिनट है तो मैं एक क्वेरी आपको सॉल्व करा देती हूँ। इस क्वेरी का आंसर बता रहे थे ना आप लोग मुझे। Tell me the answer of this query. Or please always try to attend the class over your laptops, and if you are attending the class on mobile phones, try to open लैब के टाइम पे तो मैनुअल सबका ओपन होना चाहिए। फोन पे भी आजकल सब लोग काम कर ही लेते हैं, तो मैनुअल फोन पे खोल लिया करो। और इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन द प्लेटफॉर्म तो प्लीज मेक अ नोटबुक जिसमें आप सारी क्वेरीज को लिखते जाओ, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे, इसका सॉल्यूशन बताओ। पहले पार्ट के लिए तो सेलेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो कैसे लिखोगे इसको? सेलेक्ट प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर आपने प्रोडक्ट नेम, जो भी नाम है, मेरे को याद नहीं है कि हमने क्या नाम रखा था। प्रोडक्ट नेम नाम था कि क्या नाम है? प्रोडक्ट नेम, आई थिंक ये नाम नहीं है, जो भी नाम है। हम स्टार डिस्क्रिप्शन यूज रखा था। करेंगे ना, वो पूरा लिस्ट ही मांग रहा है। फाइंड द प्रोडक्ट्स, तो स्टार यूज करेंगे ना। चलो, इफ यू वांट ऑल द डिटेल्स सो वी कैन यूज स्टार, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट मास्टर, where sell price is greater than equals to is more than, तो खाली greater बस ग्रेटेड है। 1500, ठीक है? एंड ऑल्सो फाइंड द न्यू, तो यहाँ पर आप अपडेट करोगे, ठीक है? तो ये जो क्वेरी है, कंबाइंड क्वेरी कैसे लिखोगे इसके लिए, तो यू विल यूज एंड ऑल्सो फाइंड द सेल प्राइस ऑल्सो। यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो, एक बार इसको रन करके देखना। सेलेक्ट सेल प्राइस और इसको करके देखना, ठीक है? मेरे ख्याल से इसको कंबाइंड क्वेरी करना है, नहीं तो अपडेट करके तो वी कैन डू दिस। कंबाइंड क्वेरी में कैसे करेंगे इसको ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 50। अटेंडेंस मेरे पास आ गई है? अटेंडेंस नहीं आई है मेरे पास। मेहुल, आपने अटेंडेंस भेज दी बेटा? नहीं भेजी ना? प्लीज सेंड मी द अटेंडेंस, ओके? चलो, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना एंड विल बी सॉल्विंग दिस इन द नेक्स्ट क्लास।